गुमराह एपिसोड 174। माल रोड पर निकलकर मैं पैदल ही अलनूर जा पहुंचा। वो खासा मारूफ होटल था और मालिक के कारिंदे बड़े मुस्तैद थे। उसके पैरों पर मैं खास तौर पर गहरी नजर डालता आगे निकल गया। काउंटर पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। दाएं हाथ पर एक मुअम्मर आदमी लोगों के नाम और पते दर्ज कर रहा था। मालूम यह हुआ कि वो सब लोग वहाँ रहने के लिए जमा हैं। मोहतरम, मैं हाजी अब्दुल सत्तार साहब से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ होंगे? वो अपने कमरे में हैं, दूसरी मंजिल पर 46 नंबर कमरे में। मगर आप कहाँ से आए हैं? मैं अफशा कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ। जी ठीक है, आप 40 नंबर में चले जाएं। वो फिर रजिस्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं सीढ़ियाँ फलांगता हुआ दूसरी मंजिल पर जा पहुँचा। कमरा मेरे सामने था और उसकी बालकनी में खड़े होकर होटल का अंदरूनी मंजर बखूबी देखा जा सकता था। मैंने दस्तक दी तो चंद ही लम्हों बाद एक जनाना आवाज़ आई। क्या बात है, किससे मिलना है आपको? हाजी साहब से। मुझे मलिक अशरफ ने भेजा है। आ जाएं, हाजी साहब मौजूद हैं। सामने सब्ज रंग का मखमली कालीन बिछा था। दाएं बाएं सोफे थे और साथ ही बड़े से फोम के पलंग पर तकिया लगाकर हाजी साहब बैठे थे। मुझे देखते वो संभल कर बैठ गए। आओ बरखुरदार, कैसे आए हो? खैर तो है ना? खैर ही है हाजी साहब, मेरा नाम मोहम्मद असलम शिराजी है। मुझे मलिक अशरफ साहब ने भेजा है मियाँ वाली से। तो वो वहाँ मौजूद है ना? हम तो बड़ी गलत खबरें सुन रहे थे भाई। वो हैं कहाँ? कैसे आए? आओ बैठो। उन्होंने सोफों की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया। वो हैं कहाँ आजकल? ना कोई फ़ोन ना ख़त, कुछ भी नहीं। आखिर बात क्या हुई है? जी मुझे इस कल नहीं है। वो बिल्कुल ठीक ठाक है वैसे। सर पर पट्टी बांध रखी थी उन्होंने। कहते थे कि चोट लग गई है, वरना तो वो ठीक ही थे। उन्होंने मुझे चेक देकर भेजा है कि आपसे दस्तखत करवा लूँ। मोहसिन साहब ने तो इस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुझे अशरफ साहब को देना है। मैंने चेक उनके सामने रखा तो वो उसे पढ़कर हैरान रह गए। ये तो 1 करोड़ रुपए का चेक है, किसे देना है आखिर? और मोहसिन साहब ने इस पर दस्तखत भी कर दिए। ये कैसे हो सकता है? इसका तो मुझे इल्म नहीं है हाजी साहब। ये चेक वो बहरहाल मांग रहे हैं। मोहम्मद असलम शिराजी, ये कौन ज़ात शरीफ है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ठहरे, मैं ज़रा मोहसिन साहब से बात करता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन की तरफ झुके जो उनके सिरहाने के साथ तपाई पर रखा था। ऐसा ना करें, मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझा सकता हूँ। ये कहकर मैं तेज़ी से फ़ोन की तरफ झपटा और उसे उनके हाथ से खींचकर मैंने पिस्तौल उनके सामने कर दिया। आप बड़े समझदार आदमी हैं हाजी साहब, क्या फ़ायदा शोर मचाने का? देखे ना, बड़े साहब पर उस रोज़ आप और मलिक अशरफ ने हमला करवाया था। ये तो उनकी किस्मत थी कि वो बच गए, वरना तो वो ख़त्म हो गए थे। अब आपकी नहर की खुदाई बंद हो चुकी है। डाकुओं ने वो कैंप लूट लिया है। नाम नेहाद मलेशिया भी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में यारों का हिस्सा तो निकालना ही चाहिए ना। वैसे मलिक अशरफ भी हमारी कैद में है। आपका भी इंशाल्लाह जल्दी झटका हो जाएगा। बड़े साहब को मैंने खबर कर दी है, मगर इस चेक पर दस्तखत ज़रूर कर दें। पता नहीं फिर आपका क्या हाल हो मेरे हाजी साहब। मैंने चेक उनके सामने रख दिया। पिस्तौल की नाल मैंने उनकी कनपट्टी से लगा दी थी। ज़रा जल्दी करें, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। वो बेबस होकर मेरा मुंह तकने लगा। तो इसका मतलब यह है कि कैरल से हमें सही खबर मिली थी। कोई खबर कभी गलत भी हुई है? ये ले, ये आपका कलम। मेरा ख्याल है इतने बड़े चेक पर पहले कभी आपने इसको नहीं चलाया होगा। मैंने उसकी खुशबूदार वास्कट की जेब से कलम निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। वैसे मैं आपके दस्तखत देख आया हूँ। अगर गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज़ जल्दी करें, वरना शायद आपकी उम्र वफा ना करे। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं। मैं रूह खिच कस्म का आदमी हूँ, किसी को नहीं बख्शता। ये देखें, कहें तो आपकी कलाई अभी तोड़ दूँ। मैंने उसकी बाईं कलाई पकड़कर पूरी कुव्वत से दबा दी। ज़रा सा मैं और जोर डालता तो वो तड़ाक से टूट जाती। वो दर्द से कराहते हुए बोला, इधर लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ। जल्दी करें, यह साइलेंसर लगा पिस्तौल है, आवाज़ बिल्कुल नहीं देता। मैंने उसकी नाल हाजी साहब के कान में डाल दी। उन्होंने नहायती बेबसी के आलम में चेक पर दस्तखत कर दिए। बात बन रही थी, मगर अभी तो बड़े मरहले बाकी थे। कौन जाने बेल मंडी भी चढ़ती थी कि नहीं। रुपए के लिए लोग जान पर खेल जाते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, मगर वो जो चेक पर दस्तखत कर चुके थे ऐसे नादान और ऐसे आसान ना थे। कुछ ना कुछ तो वो भी सोच ही चुके होंगे। वो अगले मरहले पर मेरे सामने दीवार खड़ी कर सकते थे। मुझे नहीं मालूम था कि अगली घड़ी मुझ पर कैसे गुजरेगी। जैसे ही हाजी साहब ने दस्तखत किए, मैंने उनकी गर्दन पर पंजा गाड़ दिया। वो बिस्तर पर ही झूल गए। मेरा ख्याल है हाजी साहब पर मेरा हाथ ज़्यादा ही सख्त पड़ गया था और ऐसा शायद मैंने उम्दन किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा होश में आए। वो बिस्तर पर झूल गए तो मैंने उन्हें खींचकर सीधा किया, मगर अभी मैं उन पर कंबल डालने ही लगा था कि दरवाज़ा फिर खुल गया। वो लड़की मुझे फिर अंदर आती दिखाई दी। अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखे क्या हुआ इनको, बैठे बिठाए बेहोश हो गए। उई मैं मर गई। ये बेहोश कैसे हो गए? ये तो अच्छे भले थे। हाँ भाई, बड़े चाको चौबंद थे ये हाजी साहब। इनको देखें, किसी डॉक्टर को बुलाएं या खुद इन्हें यहाँ से ले चलें। इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। उसने मेरी दूसरी बात नहीं सुनी।
फौरन ही बाहर निकल गई और जब वो दोबारा वापस आई तो उसके साथ होटल का मैनेजर और 2 बैरे भी थे। मुझे उसने बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। पता नहीं वो लोग शायद ऊपर ही आ रहे थे। काज़मी साहब, खुदा के लिए ने देखें, पता नहीं इनको क्या हो गया है, इनके घर फ़ोन कर दें। काज़मी ने उन्हें सर से पांव तक बड़े गौर से देखा। जब उसकी निगाह गर्दन पर पड़ी तो वो बहुत हैरान हुआ, मगर बोला कुछ नहीं। जब वो डॉक्टर को फ़ोन करा था तो उस वक्त सभी की नज़रें हाजी साहब की गर्दन पर टिकी थीं और मैं देख रहा था कि वहाँ मेरे पंजे के निशान बाकी रह गए थे। हाथ कुछ ज़्यादा ही सख्त पड़ गया था और ये अच्छी बात नहीं थी। इन्हें डॉक्टर को दिखाएं काज़मी साहब, मैं अभी आता हूँ। आप ज़रा ठहरे जनाब, डॉक्टर को बताना होगा कि ये इनकी हालत कैसे हो गई। आप तो इनके पास मौजूद थे। जी हाँ, मैं इधर ही बैठा था। बैठे बिठाई अपनी गर्दन पर हाथ मारने लगे जैसे इनका दम घुट रहा हो। फिर देखते ही देखते ये बेहोश हो गए। अच्छा, लगता तो ऐसा ही है, मगर ये इनकी गर्दन पर, कोई अपनी गर्दन यूं ही नहीं दबा सकता। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त असल ज़रूरत डॉक्टर की है। वो भी आ रहा है। बराए करम आप यहाँ से नहीं जाएंगे, या आप मुझे हुक्म दे रहे हैं? मेरा ख्याल है बात ऐसी है। और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो दोनों बैरे दरवाज़ा रोककर खड़े हो गए। काज़मी की बातों ने उनके दिलों में कुछ और ही शुकूक पैदा कर दिए थे, और जहाँ तक मैं समझ सका था अलनूर के बैरे कोई मामूली लोग नहीं थे। उनकी तालीम और तरबियत पर वहाँ खासा खर्च उठता था, वरना उनमें इतनी जरूरत कहाँ थी कि मलिक अशरफ के यहाँ बड़े साहब पर हमला करते थे। काज़मी ने यूं किया कि वह हाजी साहब के करीब से हटकर मेरे सामने सोफे पर जा बैठा। उसकी नजरें बहुत तेज थी। था तो वो 45 के पेटे में, मगर उसकी अकल खूब काम करती थी। इतना अंदाजा मैं लगा चुका था कि हथियार उनमें से किसी के भी पास नहीं था। वो बस यूं ही ये खबर सुनकर अंदर आ गए थे। मैंने खामखा ही देर कर दी, फौरन ही वहाँ से निकल जाता। खा मुझे उस खातून को धक्का ही क्यों ना देना पड़ता, मैं वहाँ से जान छुड़ा सकता था। मगर अब बहुत देर हो गई थी। अपना हथियार दिखाए बगैर मैं अब वहाँ से नहीं निकल सकता था, और काज़मी मुझे बराबर घूर रहा था। उसकी एक नज़र बैरों पर थी जो मेरा रास्ता रोके खड़े थे। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। अपना हुक्म आप अपने पास ही रखें काज़मी साहब। ये कि अगर मैंने पिस्तौल निकालकर सीधे हाथ में ले लिया, बेहतर है कि तुम दोनों एक तरफ हट जाओ। जल्दी करो, मैं जानता हूँ उस रोज़ बड़े साहब पर हमला करने वालों में तुम भी शामिल थे, और ये फैसला होकर रहेगा कि तुम अभी तक बाहर क्यों हो। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने जानबूझकर एक बैरे की टांग पर गोली चला दी। ठक की आवाज़ पैदा हुई और वो उछलकर दरवाजे के साथ गिर गया। दूसरा बैरा फौरन ही काज़मी की तरफ खिसकने लगा। काज़मी भी परेशान हो गया था और वो खातून तो लरजने लगी थी। मैंने आखिरी नज़र उन पर डाली तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। तुम तीनों इधर चलो, इस गुसल खाने में, जल्दी करो, मैंने काज़मी को गिरेबान से पकड़कर खींचते हुए कहा। खातून फौरन ही गुसल खाने तक जा पहुंची। बैरे ने भी उसकी पैरवी की। भरे हुए पिस्तौल को देखकर उन सब की हिम्मत खत्म हो गई थी। वो तीनों गुसल खाने तक पहुंचे तो मैंने जख्मी बैरे को टांग से घसीटकर उन तक पहुंचा दिया। हैरत है कि खातून ने गुसल खाने का दरवाज़ा खुद ही खोल लिया। वो इस सूरत हाल की वजह से पागल हो गई थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, मैंने एक और गोली लुढ़का दी, मगर मैं किसी का निशाना नहीं ले रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खौफजदा होकर फौरन गुसल खाने में घुस गए। उनके खड़े होने के लिए वहाँ काफ़ी जगह मौजूद थी और उसमें से बाहर निकलने का दरवाज़ा सिर्फ एक ही था। जैसे ही वो अंदर घुसे, मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। फिर मैं टेलीफोन के तार काटकर तेज़ी से बाहर निकल आया, मगर मेरा जहन बुरी तरह उलझ रहा था। मैं 2 गलतियाँ कराया था। एक तो मोहसिन को मैंने अपना घर दिखा दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आता तो सीधा मेरे घर जा पहुँचता। ये अच्छी बात नहीं हुई थी। दूसरी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं उन बैरों को खबरदार कराया कि बड़े साहब पर हमले में वो भी शामिल थे। खामखाई उनके दिल में बड़े घर का खौफ पैदा कराया था। ये दोनों बातें गलत थीं और अभी चेक पर रुपया हासिल करने में कई मरहले बाकी थे। हाजी अब्दुल सत्तार के गुसलखाने में खड़े उन लोगों की आवाज़ें बाहर नहीं निकल सकती थीं। सीढ़ियाँ उतरकर मैं होटल से बाहर निकल आया। दफ्तर आमतौर पर 2 बजे बंद हो जाते थे। मेरा ख्याल था कि कंपनी के लोग भी उस वक्त तक चले जाते होंगे, मगर जब मैं बीडन रोड पर पहुंचा तो मुझे शब्बीर एक चाय खाने में दाखिल होता नजर आया। उसका वहां मिल जाना बहुत ही गनीमत था। दफ्तर से वो अक्सर ही गैर हाजिर रहता था। पता नहीं वो उसे पैसे किस बात के देते थे। ये महज इत्तेफाक था कि मेरी उससे उस वक्त मुलाकात हो रही थी। जब वो अंदर जाकर कुर्सी पर जम गया तो मैं भी इर्द गिर्द का जायजा लेकर उसके पास जा पहुंचा। मुझे सामने देखकर वो एकदम उठ गया। अरे सर, आप कैसे आ गए इस होटल में? ये तो गरीबों का चाय खाना है सर। नहीं यार, तुझे देखकर मैं इधर आ गया। मैंने सोचा चलो तुम्हें कुछ चाय शाय पिलवा देता हूँ। कुछ पैसे भी हैं तुम्हारे पास के नहीं? कहाँ जी, ये नौकरी तो बस ऐसी ही होती है। 100-125 रुपया मिलता है। अल्लाह जाने कैसे गुजर बसर होती है। फिर पान बीड़ी चाय का खर्चा अलग है। इससे तो मैं जान छुड़ा नहीं सकता। ये तो बड़ी बुरी खबर सुनाई तुमने। क्या कहूँ जी, बीवी बेचारी अलग लोगों के घरों में बर्तन भांडे मांजती है। मर खप कर वो भी 70-80 ले आती है। एक जंजाल में फंसा हूँ सर। ये कोई जिंदगी तो नहीं है ना। तुम ठीक कहते हो शब्बीर।
आदमी बेबस होकर रह जाता है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता है। तुम्हारे मालिक तो करोड़ों कमा रहे हैं। कमाते हैं सर, बहुत कमाते हैं, मगर हम ही बेगैरत हैं। क्लर्कों को भी 250 रुपए देते हैं। कोई ऐसा होगा जिसकी तनख्वाह 400 हो शायद। बहुत ही कंजूस लोग हैं ये। इनमें से एक तो बड़ा ओहदेदार है, वही मलिक अशरफ। अव्वल दर्जे का घटिया आदमी है वो। पैसा गिर जाए तो मुंह से उठा लेता है। ये लो शब्बीर, ये 500 रुपए रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अच्छे भले आदमी नजर आते हो तुम मुझे, ये रख लो। अरे सर, क्यों मजाक करते हैं? मैंने आपकी भला कौन सी खिदमत की है? पता नहीं वो मोहसिन साहब कहाँ निकल गए। दफ्तर में तो आपके साथ ही आए थे, फिर पता नहीं किधर निकल गए। किसी काम से चले गए होंगे। मैं तो उसी वक्त वापस आ गया था, अब यहाँ आया हूँ। फिर एक काम था मुझे। तुम छुट्टी कब करते हो? दफ्तर तो 3 बजे तक होता है, मुझे भी बैठना पड़ता है। यहाँ रात को कौन होता है? कोई भी नहीं, बड़ी रौनक है यहाँ। और फिर दफ्तर में कोई ख़ास चीज़ तो होती नहीं, फाइलें ही फाइलें हैं और बस। क्यों, कोई ख़ास काम था आपको? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। लो चाय पियो। इस दौरान बैरे ने चाय लाकर हमारे सामने रख दी। शब्बीर ने नोट जेब में डाले और बोला, सर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? सच्ची कहूं तो ये पहला मौका है कि मैंने इतने सारे नोट इकट्ठे हाथ पे लिए हैं। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। जब तक गुजारा करो, कभी ज़रूरत पड़े तो मेरी कोठी पर आ जाना। ये कहकर मैंने उसे शादमान का पता बता दिया, हालांकि उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं सर, मैं हाजिर हूँ। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। बताएंगे भाई, बताएंगे। मेरा ख्याल है हम खाना खा लेते हैं। उठो, किसी अच्छे से होटल में चलते हैं। चाय हम पी चुके थे और खाने का वक्त भी हो चुका था। मैं उसे साथ लेकर कैरी होम में जा घुसा। उसमें जगह तो ज़्यादा नहीं थी, मगर खाना वो बहुत अच्छा पकाते थे। शब्बीर हैरान था कि मैं उस पर इस कदर मेहरबान कैसे हो रहा हूँ। वो रह रहकर मेरा चेहरा गौर से देखता था। वो बहुत ही टूटा फूटा आदमी नजर आता था। उसकी सूरत देख देख कर मुझे तरस आता था। शक्ल सूरत का वो अच्छा था और गुफ्तगू तो उसकी बहुत ही नस्तालिक सी थी। जब मैं ढेर सारा खाना उसके सामने रखवा चुका तो उसकी आंखें फैलने लगी। ये सब कुछ हमारे ही लिए है सर, हम खा लेंगे इतना। मेरा मतलब है, हाँ भाई क्यों नहीं। मेरा ख्याल है आज तुम यहाँ से खाना घर भी ले जाओ। भाभी भी क्या याद करेंगी, उन्हें भी ये सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये हो तो सकता है, मगर मेरे पास बर्तन कोई नहीं है। बर्तन की ज़रूरत क्या है, ये डब्बों में बंद हो सकता है। खाना खाओ और परवाह मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही देर बाद उसे यकीन आने लगा कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा। ये बताओ कि दफ्तर की चाबियाँ किसके पास होती हैं? चाबियों का एक गुच्छा तो अकाउंटेंट साहब के पास है और दूसरा मेरे। मुझे सुबह सवेरे आकर दफ्तर खोलना पड़ता है ना सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल उधर मोहसिन साहब के कमरे में मैं अपनी एक चीज़ भूल आया हूँ। एक फाइल है जो किसी की नज़रों में नहीं आनी चाहिए। दरअसल वो मैं वहाँ से निकालना चाहता हूँ और ये काम को 4 बजे के करीब ही हो सकता है, जब दफ्तर बंद हो जाए तब। कोई ख़ास बात है उस फाइल में सर? हाँ, वो मेरे कारोबार से मुताल्लिक है और मोहसिन साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ठेके में क्या नर्ख लिखे हैं। बस इतनी सी बात है। दरअसल हम एक बहुत बड़ी इमारत के लिए टेंडर दे रहे हैं और मैं अपना राज उस पर जाहिर नहीं करना चाहता, वरना वो ठेका उसे मिल जाएगा। मेरा ख्याल है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। हम 4 बजे वहाँ चलेंगे। उसे राजी होते देखकर मैंने कहा, अभी क्यों नहीं? दफ्तर खुला है तो क्या है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है। मोहसिन साहब का कमरा मैंने बंद किया था। नहीं, 4 बजे ही बेहतर है। मोहसिन साहब अपनी गाड़ी तो साथ ही ले गए होंगे ना? मैंने जानबूझकर कहा, हालांकि मैं जानता था कि उसकी गाड़ी गैराज में खड़ी है। गाड़ी तो उधर ही है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। शायद वो जल्दी वापस आ जाएं। हाँ, ये हो सकता है। खैर देख लेंगे। अब तुम दफ्तर जाओ, मैं यहाँ ही बैठता हूँ। वो चंद लम्हे और वहाँ बैठा रहा, फिर बड़ी राजदारी के लहजे में बोला, सर कोई और बात तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कि कोई जगह तो नहीं चाहिए आपको? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ प्यारे, मुझे सिर्फ वो फाइल चाहिए और बस। ठीक है सर, मैं 4 बजे आपके पास आ जाऊँगा, आप इधर ही बैठें। ठीक है। वो उसी वक्त तेज तेज कदम उठाता वहाँ से बाहर निकल गया। मैं हॉल से निकलकर कैबिनों की तरफ चल दिया। मैंने 4 नंबर कैबिन में दाखिल होना चाहा तो एक बैरे ने मुझे रोक लिया। साहब जी, ये सिर्फ फैमिली वालों के लिए है। मेरी फैमिली आ रही है भाई, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम थोड़ी कॉफ़ी अंदर भेज दो। बहुत बेहतर सर, मैं वैसे ही कह रहा था। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। उस वक्त 2:15 बज चुके थे। मैं कॉफ़ी और सिगरेट से दिल बहराता रहा। कैबिन आरामदेह था। उसमें मेज़ के दोनों तरफ 4 कुर्सियाँ रखी थीं और उसका दरवाज़ा जब आदमी बंद कर लेता था तो यकसुई का एहसास होने लगता था। 20 मिनट गुजर गए मगर कोई भी नहीं आया। आना भी किसे था वहाँ। आधा घंटा गुजरा तो बैरे ने बड़ी आहिस्तगी से कैबिन का दरवाज़ा खोला। मुझे तन्हा बैठे देखकर वो बोला, आपकी फैमिली नहीं आई? नहीं यार, मैं अभी तक उनकी राह देख रहा हूँ। और कॉफ़ी ला दूँ? हाँ ज़रूर ला दो। अभी ला देता हूँ।
اور فیملی بھی آپ کی ابھی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑی خبیث قسم کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے واپس چلا گیا۔ پھر واپس آیا۔ میں فیملی بھیج دوں؟ تو باز نہیں آئے گا، مجھے کسی فیملی کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے کچھ اور کافی بھیج دے، تیری مہربانی ہوگی۔ ٹھیک 4 بجے شبیر میرے پاس آ گیا۔ چلے سر، میرا خیال ہے 4 بج گئے ہیں، مگر محسن صاحب کی گاڑی ابھی تک گیراج میں کھڑی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے دور نکل گئے ہوں۔ چلو اب، دروازے تو تم نے بند کر ہی دیے ہوں گے؟ جی ہاں، مگر میں انہیں کھول لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ۔ چند ہی لمحوں بعد ہم دفتر جا پہنچے۔ شام زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ شبیر نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور مجھے گزار کر اس نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ وہ میرے ساتھ ہی محسن کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے روک دینا چاہتا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، سیدھا اندر چلا آیا۔ ایک فائل میز کے دائیں ہاتھ رکھی تھی، وہ میرے لیے بالکل ہی بیکار تھی، مگر پھر بھی میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ رہی وہ فائل شبیر، میں اسے یہاں ہی بھول گیا تھا اور یہ ابھی تک ادھر ہی پڑی ہے۔ میرا خیال ہے محسن نے نہیں دیکھی ہوگی یہ۔ چلے اچھا ہوا کہ آپ کو مل گئی۔ یار تو ذرا رک، میں ذرا غسل خانے سے ہو لوں، یہ لے یہ فائل پکڑ۔ میں نے وہ فائل اس کے ہاتھ میں دے کر غسل خانے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ابھی تک مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فائل پر ریپر لگا تھا اور وہ یوں ہی ہاتھ لگانے سے نہیں کھل سکتی تھی، مگر اس کی توجہ فائل پر نہیں میری طرف تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محسن بے ہوش پڑا تھا، اس حال میں کہ اس کے وجود سے فرش بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ ارے شبیر، ادھر تو آ ذرا، یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ میں نے اس کو وہیں سے آواز دی اور خود دروازے میں سے باہر نکل آیا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا اور کھلے دروازے میں محسن کو دیکھ کر لرزنے لگا۔ یہ تو ہمارے مالک ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ مجھے کیا پتا، ادھر آ ذرا، ان کو باہر نکال، ذرا ہاتھ ڈال ان کے سر کے نیچے۔ میں نے محسن کو ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ شبیر بھی میرے ساتھ لگا اور ہم نے اسے غسل خانے سے کھینچ کر باہر قالین پر ڈال دیا۔ یار یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے، انہیں کسی نے بے ہوش کر دیا ہے، ان کی نبض تو ابھی چل رہی ہے۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں سر، ہو سکتا ہے ان کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہو۔ ظاہر ہے کوئی دوست تو یہ کام نہیں کر سکتا، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر ہی الزام آ جائے۔ پھر ہم کیا کریں سر؟ تھانے اطلاع نہ کر دیں؟ پاگل ہے تو، وہ سیدھا ہمیں پکڑ لیں گے کہ آخر ہم اس وقت دفتر میں گھسے کیوں؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پھر تو بہت مشکل ہے سر، کوئی حل ڈھونڈے اس کا۔ دیکھ یہ میرے دوست ہیں، میں انہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ان کے پاس کار کی چابی تو ہوگی؟ جی ہاں ضرور ہوگی، گاڑی تو ابھی نیچے ہی کھڑی ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، تو ٹھہر میں دیکھتا ہوں۔ ہاں یہ رہی چابی، اب تو ان کو اٹھا، ہم انہیں لے جا کر باہر گاڑی میں ڈال دیتے ہیں، پھر میں انہیں گھر لے جا کر خود ان کا علاج کراؤں گا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، اٹھائیں پھر۔ چل بھائی، یہ مصیبت بھی ہمیں ہی جھیلنی تھی۔ میں نے محسن کو کندھے پر ڈالا اور شبیر کے ساتھ فوراً ہی بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دیکھ تو انہیں سنبھال، میں گاڑی نکال کر ادھر لے آتا ہوں۔ شبیر نے محسن کو باہوں میں لے کر دیوار کے ساتھ ڈال دیا۔ میں نے گیراج کھول کر گاڑی نکالی اور پھر اتر کر گیراج بند کر کے تالا لگا دیا۔ تقریباً ساری دفتر اس وقت تک بند ہو چکے تھے۔ ہمارے آس پاس کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو گیراج سے نکلتی گاڑی پر توجہ دے سکے۔ میں نے گاڑی دروازے کے بالکل سامنے کھڑی کی اور اس کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد میں نے محسن کو شبیر کی مدد سے کار میں ڈالا اور اس کو ساتھ لے کر میں اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو شبیر، آدمی کا ساتھی آدمی ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مالک بچ جائیں میرے لیے یہی بہت کافی ہے۔ تو پھر پیچھے بیٹھ کر سنبھالو اور ہو سکے تو ان کو اچھی طرح ڈھانپ لو، ان کو موسم سے بچانا بہت ضروری ہے، پتہ نہیں کب سے بے ہوش آئیں گے۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں یہ کمبل ان پر ڈال دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کے عقبی حصے سے ہلکا سا کمبل اٹھا کر محسن کو اڑا دیا۔ گاڑی کو اسی وقت میں عقبی گلی سے نکال کر ہال روڈ کی طرف چل دیا اور پھر وہاں سے اسے میں نے میکلوڈ روڈ پر ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں خطرے کے مقام سے دور جا چکا تھا۔ مال روڈ پر چڑھنے کے بجائے میں مزنگ چوک کی طرف نکلا اور جیل روڈ پر سے ہوتا ہوا گلبرگ جا پہنچا۔ اب میری طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ اندر اگر محسن بے ہوش پڑا تھا تو سامنے کی سیٹ پر بیٹھے میرا بھی اندر سے افراتفری کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر ابھی میرے حوصلے کی لو بہت بلند تھی اور میں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھو شبیر، تم یوں کرو کہ یہیں اتر جاؤ اور یہ لو 1000 روپے ہماری طرف سے، ہماری بھابھی کے لیے کوئی عمدہ تحفہ لے جانا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ نہ سمجھنا زیادہ بہتر ہے، یہ میرے دوست ہیں، میں خود ان کا علاج کروا لوں گا۔ جب تم کل دفتر جاؤ تو کسی سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محسن صاحب کہاں ہیں، ورنہ پولیس تمہیں بھی پکڑ لے گی، سمجھے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں بالکل خاموش رہو۔ محسن صاحب 2-4 دن بعد خود ہی دفتر آ جائیں گے۔ ویسے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے سر، مجھ سے بھی ان لوگوں نے کبھی کوئی ہمدردی نہیں کی، مگر پھر بھی میں آپ کی نیت نہیں سمجھ سکا۔ ہماری نیت پر زیادہ غور نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ یہ لو، یہ رقم رکھ لو۔ میں نے 1000 روپے اس کو دیتے ہوئے کہا۔ کار میں نے سڑک سے اتار کر کچی جگہ پر کھڑی کر دی۔ اس کے شیشوں پر پردے تنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے محسن پر براہ راست کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔
सर, ये रकम तो आप रहने ही दें और मुझे यहाँ उतार दें। आपका मतलब मैं समझ गया हूँ, आप इन्हें अपने किसी मकसद के लिए अगवा करके लाए हैं और मुझे सिर्फ 1-1.5 रुपये में टरकाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। उसने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी नज़र में सुअर का बाल उगाया था। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि उससे तो बहुत पहले छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए था मुझे। ऐसे निचले आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। एक आनी अज़म उसकी आंखों में झलकने लगा था, जैसे वो मुझे ज़ेर कर सकता है। उसका अंदाज ऐसा ही था। अब मेरे सामने 2 ही सूरतें थीं, या तो मैं उसे कत्ल कर देता या बेहोशी की नींद सुला देता। तो फिर क्या मर्जी है तुम्हारी? कुछ रकम और दूं तुम्हें? अगर देना ही है तो मुझे 50,000 रुपया दें, वरना मुझे यहाँ उतार दें। तो फिर तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हें रकम गिन देता हूँ। इतने पैसे तो मेरे पास मौजूद हैं। इधर अंदर से ही आ जाओ। मैंने खासी रकम का बंडल उसे दिखाते हुए कहा। उसे देखकर उसकी आंखें फैलने लगी। वो तेजी से उठा और सीटों के दरमियान में से टांगे फैलाकर अगली सीट पर आन बैठा। वो एकदम खुश हो गया था। आप इसको जहाँ चाहे ले जाए सर, मुझे क्या है। मुझे आप सिर्फ 50,000 रुपया दे दें और बस, मैं कोई कारोबार कर लूँगा। इस नौकरी पर मैं लानत भेजता हूँ। तो फिर ये लो, ये रकम गिनो। मैंने 1000 के नोट उसके हाथ में दे दिए। ये मैं उसे पहले ही दे रहा था, मगर उनकी तरफ उसने हाथ नहीं बढ़ाया था। मगर अब वो नोटों को बड़े शौक से गिनने लगा। कुछ और नोट मैंने निकाल लिए। जैसे ही उसने गर्दन आगे की, मैंने उस पर पंजा डाल दिया। उंगली जरा गहरी दबी तो उसने सर डाल दिया। उसे मैंने फौरन ही सीट से नीचे डाला और गाड़ी लेकर मैं सीधा अपनी कोठी पर जा पहुंचा। हॉर्न की आवाज़ सुनकर हैदर फौरन बाहर निकल आया। कार का रुख मैंने गैराज की तरफ फेर दिया। हैदर की छठी हिस्स कुछ ज्यादा ही तेज थी। मेरे करीब पहुंचकर खिड़की में से झांकते हुए बोला, खैर तो है सरदार साहब, ये कुछ सवारियां सी नजर आती हैं मुझे आपके साथ। हाँ, इनको तहखाने में डाल दो। आओ मेरे साथ, गैराज के अंदर ही गाड़ी खुलेगी। वो उसी वक्त खोलने लगा था। जब हमने कार अंदर पहुंचाई तो उसने दोनों दरवाजे खोल दिए। पहले उसने मोहसिन को निकाला और फिर शब्बीर को। ये कौन लोग हैं सरदार साहब? बहुत ऊंचे लोग हैं भाई, और बड़े काम के भी हैं। ये बहुत दिन यहाँ रहेंगे। इनका खाना दाना तुम्हारे जिम्मे होगा। इनकी तो फिक्र ही ना करें। ऐसा दाना डालूंगा इन्हें कि ये उड़ना ही भूल जाएंगे। उन दोनों को हमने तहखाने में उतारकर कालीन पर डाल दिया। तहखाना अब भी बहुत साफ सुथरा था। हैदर उसका बहुत ख्याल रखता था। देख ले जनाब, तहखाना बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन इधर आकर सफाई करता हूँ। अच्छा करते हो। इनको रात 10 बजे देख लेना। आओ जरा इनके हाथ पांव कसकर बांध दें और बस। अभी ले जी, ऐसे बांधूंगा कि ये हिल नहीं सकेंगे। उन दोनों को हमने अच्छी तरह बांधा और फिर हम तहखाने से बाहर आ गए। वो बीबी अभी यहाँ ही है? बिल्कुल यहाँ है। वो तो अपनी कश्तियाँ जला कर आई है। कहती है कि अब मुझे यहाँ ही रहना है। यार मैं उससे बहुत तंग हूँ हैदर, उसका कुछ बंदोबस्त कर। क्या ख्याल है, तेरे साथ उसका निकाह ना पढ़वा दूँ? मुझे तो माफ़ी रखे जनाब, क्यों आप मुझे तबाह करवाना चाहते हैं? कि नौकरी भी फिर मैं नहीं कर सकूँगा। तेरी नौकरी भी पक्की रहेगी मियाँ। बड़ी मालदार औरत है और सखी भी। कसम अल्लाह की, तेरे तो दिन फिर जाएंगे हैदर। बहुत अच्छा मौका है प्यारे, मैं इसे मना लेता हूँ। मेरा ख्याल है वो तैयार भी हो जाएगी। तेरी बहुत तारीफ कर रही थी। वो खिलखिलाकर हंस दिया। ठीक है जी, मैं तैयार हूँ सरदार साहब, आप बात कर लें उससे। मुझे सूली पर ही चढ़ाना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, मगर आप सोच ले के बकनी हुए। तेरी परवाज से कोई मकाम ज़्यादा ऊंचा नहीं है। बहरहाल देख, आज तो ज़रा पहल तो कर। कहीं मरवा ना दे मुझे। मैं तो भाग भी नहीं सकता इस टांग की वजह से। भागना तो इश्क में बिल्कुल मना है प्यारे। वो क्या कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। जी ये तो है। बहरहाल तुम आज उससे बात करो। क्या मतलब, आप क्या वाकई सीरियस हैं? तो और क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? हम तुम्हारा घर आबाद देखना चाहते हैं प्यारे। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी रईस से पाला पड़ा था। ठीक है जी, मैं देखूंगा कि वो क्या कहती है। हैदर ने मेरी बात पक्की तरह पल्ले में बांध ली। मुझे यकीन हो गया कि वो इस सिलसिले में कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। जब हम इमारत में दाखिल हुए तो सरवरी खानम उस वक्त ड्राइंग रूम में बच्चे को लिए बैठी थी। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई। आपने बड़ी राह दिखाई। कहाँ चले गए थे आप? कुछ काम था मुझे। आप कहें दिन कैसा गुजरा? बस गुजर ही गया। अभी तो मैं यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ, मगर मुझे ये डर है कि कहीं आहू साहब को आपके घर का फ़ोन नंबर ना मिल जाए। वो मेरी डायरी में लिखा है और वो डायरी वहीं रह गई है। देखिए जी, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अभी वापस चली जाएं। जिस तरह भी हो सके आहू को राम करें। मेरे अपने झमेले इतने ज़्यादा है कि मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। आपने तो मुझे हैरान कर दिया है। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो 2 बार मुझ पर हमला करवा चुका है, मुझे मार देना चाहता है। फिर तो मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ से सीधे ढिल्लो साहब के पास चली जाएं। मैं जैसे ही फारिग हुआ आपके पास पहुँच जाऊँगा। हो सकता है वो आपकी सुलह करा दें। वो दरअसल मैं क्या कहूँ, उससे मेरी सुलह नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये बेहतर नहीं कि आप ढिल्लो साहब के पास चली जाएं? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, मगर मैं उनसे क्या कहूँगी? मेरा तो घर तबाह हो गया।
ऐसा घर जिसमें आहू साहब मौजूद हैं? जी हाँ, उसको तो अपनी जिंदगी का मैं हिस्सा ही नहीं समझती हूँ। आप प्लीज उस मस्तंद आरा को तो बचा लें। वो किस तरह? मैं भला क्या कर सकता हूँ? आप ही ने बताया है कि वो अपने आप में नहीं है। वो तो ठीक है, मगर उसका इलाज हो सकता है और उसे आहू के करतूत बताए जा सकते हैं। खैर, मैं देख लूँगा, उससे भी मैं मिल लूँगा, मगर बेहतर है कि आप यहाँ ना रहें। पता नहीं यहाँ हालात क्या हो जाएं। कल मैं बहरहाल यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा ठहरे, मैं आहू को फ़ोन करता हूँ। उसे मैं आपके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, देखता हूँ कि वो क्या कहता है। नहीं नहीं, प्लीज़ आप उसे फ़ोन ना करें, वो बिदक जाएगा। उस जानवर को मत छेड़ें। नहीं, इसमें हर्जी क्या है, मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ। सरवरी का रंग एकदम बदलने लगा। मेरे जहन में जो शक का तीर उलझा हुआ था वो और गहरा होने लगा। वो मुझसे सच नहीं बोल रही थी और अब इसकी तस्दीक का वक्त आ गया था। ठीक है, जैसे आप कहें। तो फिर ये तय रहा कि आप अभी ढिल्लों साहब के पास चली जाएंगी। मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, मुझे भी उनसे एक काम है। हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। आप फारिग हो जाएं तो हम इकट्ठे ही वहाँ चलते हैं। बेहतर है, मैं थोड़ी देर के लिए मिस्टर विल्सन है कोई, उनके पास जा रहा हूँ। हैदर इतनी देर आपके पास रहेगा, इनके लिए कोई चाय शाय तैयार करो भाई। हैदर अभी तक वहाँ ही खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। उन्हें वहीं छोड़कर मैं एक बार फिर कोठी से निकल आया। 6 बजने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया था कि मुझे एक रिक्शा नजर आया। मैं उसमें बैठकर विल्सन की तरफ चल दिया। कार मैंने कोठी में रहने दी थी, पता नहीं वहाँ हालात क्या से क्या हो जाते।